सो फ्रेंड, आज हम लोग नदी वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। आप जानते हैं कि जो भारत की नदियां है वो दो पार्टों में बटी हुई है, एक हिमालयी नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों में गंगा नदी तंत्र को हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों को हम लोग कवर करेंगे। और ये जो तीन नदियां हैं, इसमें गंगा नदी तंत्र को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और इसके लिंक भी दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप गंगा नदी तंत्र को देख लीजिएगा। आज हम लोग भारत की नदियों में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को ग्राफिक्स, 3D इमेजेज और पिक्चर के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। मैप से हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जनरली जो इससे प्रश्न बनते हैं और गलत होते हैं वो ना हो। तो शुरू करते हैं आज की प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है और इसमें जो जल का स्रोत है वो सामान्यतः वर्षा का जल होता है। तो क्या होता है कि जब गर्मी के दिन आती है तो ये नदियाँ जो है अपने जल को छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो इस समय में प्रायः गर्मी के कारण इसका जो पानी होता है वो सूख जाता है। हिमालय नदी इसके अपोजिट होती है। हिमालय नदियों का उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षा वाहिनी तो होती ही हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्ष वाहिनी तो होती हैं, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। पूरे वर्ष पानी इसलिए रहता है क्योंकि अगर बारिश हो रही है तो फिर वर्षा का जल मिल जाता है, और गर्मी है तो फिर हिम पिघलने से जल मिल जाता है। तो हिमालय की जो नदियाँ होती है वो सदावाहिनी नदियों के रूप में जानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है ये मौसमी होती है। इसमें जो जल का स्रोत है सामान्यतः वर्षा के कारण ही होता है। तो वर्षा के समय में यहाँ जल पाया जाता है। इसके बाद जब गर्मी आने लगती है तो जल सूखने लगता है और यहाँ पे वर्ष भर जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, इसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहने का अर्थ यही है। अगर आप भारत के भी मैप को देखेंगे तो नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें वो तीन ओर से जल से घिरी हुई है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला इंडिया में जो नदियाँ बहती है इनके बारे में। हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को समझेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व, ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए। फ्रेंड्स, समझने के लिए हम लोग इसके ग्राफ, पिक्चर्स और 3D जो इमेजेज होता है इन सब का सहारा लेंगे, ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ज्योग्राफी के साथ ऐसा होता है कि प्रायः अगर आप केवल याद करके गए हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना रहता है। अब क्योंकि एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग्स आ गए हैं BPSC एग्ज़ाम में भी, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हमारे लिए सबसे घातक साबित होता है, और वहीं सक्सेस के पास पहुंच सकते हैं जिनका नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। तो इसी प्रयास के साथ कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, हम लोग इस सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें आपको अपने चैनल पे BPSC 69वीं का जो प्लेलिस्ट है इसमें सारी वीडियो जहाँ जहाँ हमको कन्फ्यूजन होता है उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर आप भी करते हैं UPSC, BPSC या स्टेट PCS की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे, और हम लगातार आपको जो भी कंफ्यूज होने वाले इश्यूज़ है उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको रह जाता है किसी प्रकार का कोई डाउट, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया आप यहाँ कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग जो प्रायद्वीपीय भारत करने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग पहले प्रायद्वीप के परिभाषा को समझे हैं कि भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है, और कंपलसरी है कि एक साइड से ये भूमि से भी जुड़ा होगा। जैसे आप इंडिया के साउथ इंडिया को जब देखते हो तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, और ऊपर की ओर जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वो भूमि का पार्ट है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं। दूसरी तरफ जो पिक्चर है वो खाड़ी का पिक्चर है। समुद्र का वह भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। प्रायद्वीप वो है जो तीन ओर से जल से घिरा हो, और खाड़ी वो है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, तो उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल हम लोग जो पढ़ते हैं ये सब। तो हम लोग आज हिमालय के नदियों में जो गंगा तंत्र को कल हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग करेंगे प्रायद्वीपीय नदी को। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग पिक्चर्स फॉर्म का भी
यूज करेंगे ताकि चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे प्रायद्वीप क्या है, खाड़ी क्या है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन भारत के नदियों से, और फिर हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी को मैप के जरिए समझेंगे कहाँ किस तरह से बहती है ये, और कोशिश होगा समझने के दौरान ही इसे याद कर लिया जाए, इस तरह से समझ लिया जाए। दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदी। सामान्यतः जो नदियाँ है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन अरब सागर में भी कुछ नदियाँ गिरती है जिसका लिस्ट यहाँ है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ है, आज हम लोग बात कर रहे हैं केवल प्रायद्वीपीय भारत का। तो कुछ नदियाँ है जो अरब सागर में गिरती है, जनरली जो नियम कहता है उस हिसाब से बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादातर नदियाँ गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वालों में दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी। अरब सागर की बात की जाए तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियाँ अरब सागर में गिरती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रिफ्ट पाया जाता है और उस रिफ्ट के जरिए वो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। लेकिन इम्पोर्टेंट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो इसको हम लोग अभी कवर करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय भारत से होकर नदी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बंगाल के खाड़ी की ओर गिरता है? तो हम जानते हैं कि जो भारत का जो आप स्थल भाग है वो डाउन है पूरब की ओर, मीन्स पश्चिम से पूरब की ओर ढलान है, तो ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों में हम लोग जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनको करेंगे कवर, और जो हम लोग नदी को करने जा रहे हैं केवल है प्रायद्वीपीय नदी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो उद्गम है वो है छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड। बहती है कहाँ? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता क्या है? तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके मिल जाती है। दामोदर नदी को हम लोगों ने कल देखा भी था, बंगाल के शोक के रूप में भी जाना जाता है। दामोदर के बाद आते हैं दूसरी नदी जो आपको मैप में दिख रही है, स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम रांची का पठार है, यानी झारखंड से भी आता है। बहाव क्षेत्र है झारखंड, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरी नदी जो आपको दिख रही होगी वो है वैतरणी। वैतरणी नदी का उद्गम है क्योंझर पठार यानी उड़ीसा, और बहाव क्षेत्र है उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, मीन्स उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो ये है दामोदर, स्वर्णरेखा और वैतरणी नदी से जुड़ी कुछ विशेषताएं। एक बार फिर से इसको कवर करते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची का पठार, और वैतरणी का उद्गम क्योंझर का पठार है। दामोदर नदी झारखंड पश्चिम बंगाल, जबकि स्वर्णरेखा नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है, ये इसका बहाव क्षेत्र है। इसी तरह से वैतरणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो उड़ीसा बंगाल की खाड़ी है। फ्रेंड, आप इसको साइड में दिए गए मैप से भी आप मिलाते रहिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो हमारे चैनल का ऐप है, हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप है, और आप इस ऐप से जुड़ के भी अपने प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। हमने इस पे 2 कोर्सेज भी लॉन्च किया है। एक पूरी तरह से फ्री कोर्स है जहां आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के जरिए टॉपिक्स को समझाना, इन सब कार्यों को किया गया है। एक और कोर्स लॉन्च हुआ है जो अफोर्डेबल और मिनिमम फ़ी पे है, जिसके जरिए आप बीपीएससी 69वीं के महत्वपूर्ण प्रिपरेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप समझ सकते हैं। ये जो अफोर्डेबल फ़ी में अवेलेबल है, इसके तहत आपको क्लास की कुछ ऑडियो क्लिप्स मिल जाएंगी, 1:1 मेंटरशिप मिलेगी जिसमें आप वीकेंड का इस्तेमाल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर छोटे मोटे डाउट रहते हैं तो वो भी आप 24/7 कहा जाए तो आप वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना एक टाइम बुक करके उस समय आप समझ सकते हैं चीज़ों को।
सो वो बहुत मिनिमम चार्जेस में है। आप वो ऐप डाउनलोड करके वहाँ माई कोर्स में जाके देख सकते हैं उन कोर्सों को। और इसके अलावा आप चाहे तो केवल फ्री वाले जो कोर्स है उसके ज़रिए भी अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। आते हम लोग आगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने वैतरणी नदी तक पढ़ लिया था। अब जैसा कि हम लोग मैप में देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो ब्राह्मणी नदी इसके बाद आती है। ये नदी शंख नदी और कोयल नदी जो राउरकेला में जाके मिलती है, यहाँ से ये ब्राह्मणी नदी के रूप में आगे बढ़ती है। झारखंड से आने वाली दो नदियाँ हैं शंख और कोयल, ये उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है। और शंख और कोयल नदी जब मिलती है तो ये यहाँ से यानी राउरकेला से ब्राह्मणी नदी के रूप में जानी जाती है। यानी ब्राह्मणी नदी क्या है? शंख नदी और कोयल नदी का मिला हुआ स्वरूप है ब्राह्मणी नदी। आखिर में जाकर वैतरणी नदी के पास ही, आप मैप में देख पा रहे होंगे, वैतरणी नदी के ठीक नीचे है ये ब्राह्मणी नदी भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी है इसके नीचे। तो एक बार हम लोग ब्राह्मणी नदी को फिर से देख लेते हैं। ब्राह्मणी नदी का नाम ब्राह्मणी पड़ता है राउरकेला में। शंख नदी और कोयल नदी के मिलने से इसका नाम ब्राह्मणी पड़ता है। झारखंड से आने वाली जो दो नदियां हैं शंख और कोयल, ये उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है और यहीं से इसका नाम ब्राह्मणी हो जाता है। ये आगे बढ़कर वैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी का जो उद्गम है, अब हम लोग अपने अगले पे आ गए महानदी पे। ब्राह्मणी के नीचे आप देख रहे होंगे महानदी। महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है सिंघवा पहाड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी जाके गिरती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। और महानदी की दो सहायक नदी है, याद रखिएगा, एक तेल नदी और एक जोंक नदी, जो इसकी सहायक नदी है। सो महानदी की दो सहायक नदी है, तेल और जोंक नदी। महानदी के बाद हम लोग बढ़ेंगे गोदावरी पे। इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आप ऐप के ज़रिए तो मैंने जो बताया ये लाभ आप उठा ही सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे ऐप पे जाके या डायरेक्ट लिंक भी मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है मॉक टेस्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट को जो डिज़ाइन किया गया है वो हमारे नए प्रश्न पूछने के पैटर्न और सिलेबस के आधार पर ही डिज़ाइन किया गया है। लगभग जो तरीका है वो वही है जहाँ से हम लोग अपने पेपर को सॉल्व करते समय एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, तो जो तरीका रहता है वही है। बाकी आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके पहले आते हैं आगे अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी विशेषता देखी जाए तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। सो पहला कौन है वो आप कमेंट में बताइएगा, बहुत आसान प्रश्न है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ये वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। नासिक जो है ये गोदावरी के तट पर ही स्थित है। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध शहर है नासिक, जो गोदावरी के तट पर ही स्थित है। तो ये हो गई गोदावरी की सहायक नदियाँ। इसमें आप देख रहे होंगे त्र्यंबकेश्वर से उद्भव हो रहा है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, चेनगंगा, ये सब मिलके प्राण संहिता के रूप में इंद्रावती और सबरी ये आकर के मिल रही है। जबकि अपोजिट डायरेक्शन से मंजीरा नदी भी आकर के गोदावरी में मिल रही है। तो ये सब गोदावरी से निकल रही है। तो ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ भी है। सो गोदावरी से आकर के जो गोदावरी की सहायक नदी के रूप में मिल रही है वो है पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राण संहिता, इंद्रावती, सबरी। और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है वो है मंजीरा। तो हम लोगों ने देखा गोदावरी नदी के उद्गम को, बहाव क्षेत्र को और उसकी विशेषता को।
ये भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि है गोदावरी। कहाँ पे है ये? तो नासिक में है। सॉरी, इसके तट पे कौन सा शहर है? तो ये नासिक शहर है। सो ये है गोदावरी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मैं जिस टेस्ट की बात कर रहा था फ्रेंड्स, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और विशेषता ये है कि ये बीपीएससी के नए पैटर्न पे आधारित है। ऑप्शन जो बनाया गया वो पूरी तरह से जो प्रश्न हम लोगों ने हल किया था पिछले एग्ज़ाम में उस तरह का ही ऑप्शन है, प्रश्न भी उसी स्तर का है, पैटर्न भी वही है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि जब आप टेस्ट को सबमिट करते हैं तो टेस्ट को सबमिट करने के बाद इसका एक एनालिसिस बना करके वो आपको प्रेजेंट करेगा, जो आपसे लगभग आपके हर जो अच्छा या बुरा पक्ष है उसको एक मिरर के रूप में दर्शा देगा, एक आईने के रूप में आपके समक्ष रख देगा। उसमें वो चैप्टर वाइज तो बताएगा ही कौन सा हमारा सेक्शन अच्छा है या बुरा है, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज तो बताएगा ही, इसके अलावा चैप्टर वाइज भी ये बताएगा कि कौन सा हमारा सेक्शन मजबूत है, कौन सा हमारा सेक्शन कमज़ोर है, किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है, कितना टाइम हमने लिया है एक प्रश्न को सोल्व करने में, वो भी बताएगा। और इसके साथ साथ आपको आप किस कैटेगरी से आते हो उसके बारे में भी यहाँ वर्णन है। अगर आप अपना रिजर्व्ड कैटेगरी मेंशन करते हो या नहीं आते हो तो नहीं मेंशन करते हो, ऐसे में अगर प्रश्न का स्तर यही होता है जो यहाँ पूछा गया है तो जो कट ऑफ बनता है वो भी वो बताएगा और उस कट ऑफ के हिसाब से हम एग्ज़ाम को पास आउट कर रहे हैं कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। यानी कि एक पूरा चीज़ जो आपको अच्छी तरह से इवेल्युएट करने में मदद करे, वो पूरा का पूरा सेट यहाँ उपलब्ध है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो आप यहाँ से जाकर के जब ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, तो ये फ्री में आपको 2 मॉक टेस्ट देती है और ये 2 मॉक टेस्ट दे करके आप अपने अच्छे और कमज़ोर सब्जेक्ट जो होता है उसका पता लगा सकते हो और फिर आप अपने कमज़ोरी पे काम भी कर सकते हो। अभी भी समय है कि हम अपने कमज़ोरी पे काम करके उसको बेहतर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर इसी तरह से एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते तो कट ऑफ क्या होता, हम पास कर पाते कि नहीं, ये भी वहाँ पे बताया जाएगा। उसी प्रश्न को भारत में अन्य अलग अलग स्थानों से लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका मार्क्स क्या है, उसमें टॉप 10 कितने मार्क्स को प्राप्त कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आपको बस इस ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ आपको माई कोर्सेस में जाना है। बीपीएससी 69वीं CSE करके वहाँ पे दिया हुआ है और जहाँ से आप उस ऐप को खोलेंगे, जहाँ से आप उस कोर्स को खोलेंगे और वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने की सुविधा होगी। अगर आप उस टेस्ट को देने के बाद लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, जो कि लगेगा ही, और इस तरह के टेस्ट की अगर आवश्यकता महसूस होती है तो आप वहाँ से टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं। इस टेस्ट की वैलिडिटी 1 वर्ष रहेगी, यानी कि जो अभी पूरी तरह से प्रिपरेशन नहीं भी कर पाए हैं वो भी चाहे तो साल भर मॉक के लिए उसे खरीद सकते हैं। आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आज जो नदी की चर्चा कर रहे हैं इसमें आगे कृष्णा नदी के ऊपर इसका कृष्णा नदी का उद्गम देखते हैं। तो उद्गम महाबलेश्वर है, पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र का। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता क्या है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अभी हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और वो पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी थी। अब हम लोग कर रहे हैं कृष्णा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवनधारा कहते हैं। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद और मूसी नदी के तट पर है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। एक बार हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो उद्गम स्थल हो गया महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट। बहाव क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है।
कोयना नदी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसके ट्रिब्यूटरीज के रूप में, और मूसी नदी है ना। सो कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहते हैं, और हैदराबाद जो है इसी की सहायक नदी मूसी के तट पर है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाती है, जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। सो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये प्रवेश करती है। उद्गम हो रहा है महाबलेश्वर से और ये आगे बढ़ते जा रही है। महाबलेश्वर से उद्गम होने के बाद कोयना नदी, घाटप्रभा, मालप्रभा, इसके बाद भीमा, तुंगभद्रा नदी जो आगे जाके तुंग और भद्रा में बढ़ती है, और मूसी नदी ये इसकी सहायक नदी के रूप में है। हैदराबाद जो शहर है वो मूसी नदी के तट पर ही स्थित है, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा एक जगह है जहाँ से ये डेल्टा बनाती है। तो ये आप जो ग्राफ देख पा रहे हैं इससे आप समझ पा रहे हैं महाबलेश्वर से उद्गम हो रहा है। ब्लू कलर का जो लाइन है ये कृष्णा नदी का लाइन है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अलग अलग जितनी भी शाखाएँ है इसकी उसको चित्र के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। ज्योग्राफी में सामान्यतः जो दिक्कतें आती है वो मैप से रिलेटेड ही आती है, और चीज़ों को कई बार मिक्सअप टाइप से हो जाता है, इसके लिए आती है। तो हम लोग कई बार करके इसे रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आपको वो मिलेंगे जो हो सकता है कि आपने पढ़ा हो पर मिस कर रहे हो, या शायद इसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो ऐसे में आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे, जहां अब नीचे की ओर पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पेन्नार नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम कर्नाटक के कोलार में है, और इसका बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी जो आप कृष्णा नदी के नीचे देख रहे हैं, कर्नाटक के कोलार से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पेन्नार नदी के नीचे कावेरी नदी है जिसका उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी नदी का जो उद्गम है यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल हो गया ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है। बहाव क्षेत्र इसका क्या है तो कर्नाटक तमिलनाडु है, यहाँ से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विशेषता यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। हम लोगों ने देखा था अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है वो सदाबहार नहीं होती है, लेकिन ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। हम लोगों ने एक ऊपर भी देखा था चर्चा करते समय पहले भी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदाबहार नदी है दक्षिण भारत की, क्योंकि उत्तर भारत में तो हिमालय के कारण हिम मिल जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर भी दक्षिण भारत की कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष पानी रहता है और ये सदावाहिनी के रूप में बहती रहती है। कृष्णा के बाद बात करें, नीचे है वैगई नदी जो तमिलनाडु और पाक की खाड़ी पे बहती है। तमिलनाडु से होकर पाक के खाड़ी की तरफ बहती है। मदुरई शहर जो है वो वैगई नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखिएगा, मदुरई शहर वैगई नदी के तट पर है। वैगई नदी जो है वो मदुरई शहर के वैगई नदी के तट पर मदुरई शहर है। अब हम लोग करते हैं ताम्रपर्णी नदी के बारे में। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, ये मैं समझ सकता हूँ, बैकग्राउंड से कुछ शोर आ रही होती है, लेकिन मैं इसे बहुत कम करने का प्रयास करता हूँ और जितना हो सके इसको अवॉइड करता हूँ। फिर भी क्योंकि हम लोग जहाँ स्थित है ये सामने रोड ही है, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती है, और क्योंकि पिक्चर के रूप में यहाँ पे आपको ग्राफ, पिक्चर्स ये सब अवेलेबल दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम लोग क्लासरूम में भी रहते हैं तो ये शोर हल्का आते रहता है,
इसमें हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। सो होपफुली आप इसको समझ पाते होंगे। हालांकि मैं प्रयास बिल्कुल करता हूं कि नॉइज़ वाले सेक्शन को न्यूनतम किया जा सके। सो आते हैं हम लोग आगे अपने अंतिम जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदी है, वैगई के बाद ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी में बहती है। जो आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं ताम्रपर्णी नदी को, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी है। सो ये थे आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हम लोग चर्चा करेंगे उन नदियों के बारे में जो गिरती है अरब सागर की ओर, और हम लोग डिटेल्स में उनको भी समझेंगे, वो जो कुछ नदियां है अरब सागर की ओर गिरती है उनके बारे में। फिलहाल ये था प्रायद्वीपीय भारत का वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सो हम लोग आज कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को। उत्तर भारत की नदियों में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के ऊपर वीडियो बनाई है, जो कल ही आया था अपने चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में। सो हम लोग शुरू करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम लोग कर रहे हैं, और अभी तक हम लोगों ने किया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये वो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, जिसको रेड मार्क करके अभी दिखाया जा रहा है आपको ग्राफ में। एक प्रश्न ये आता है कि जब ढाल हमारा बंगाल की खाड़ी की ओर है, तो फिर कुछ नदियाँ अरब सागर की ओर क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ रिफ्ट बने हुए हैं, दर्रे बने हुए हैं, जिसके जरिए कुछ नदियाँ बहकर अरब सागर की ओर आ जाती है। सो ऐसे ही नदियों के ऊपर हम लोग करेंगे चर्चा। अब अरब सागर में गिरने वाले नदियों के ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहली नदी जो सबसे ऊपर आपको दिख रही है वो है लूनी नदी। इसका उद्गम स्थल है अरावली, राजस्थान, जो अरावली की पहाड़ी है, अजमेर में है ये। इसका बहाव क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात और फिर कच्छ के रण, यानी ये नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसे मरुस्थलीय नदी भी कहा जाता है। मीन्स आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ब्लू कलर की जो लूनी नदी है ये आ रही है और फिर भारत के अंदर ही गुजरात के कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये बहती है, इसलिए इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। लूनी के ठीक नीचे आपको फ्रेंड दिख रहा होगा साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है इसका भी जो उद्गम हो रहा है वो उदयपुर जिले में अरावली पर्वत से हो रहा है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है, ये याद रखिएगा। बहाव क्षेत्र इसका है राजस्थान, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी। सो ये हम लोग कर रहे हैं साबरमती नदी को। कंफ्यूज नहीं होना है कि साबरमती नदी है तो इसका उद्गम वहाँ होगा जैसे कि गुजरात, ऐसा नहीं है। इसका उद्गम उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान है। राजस्थान गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद और गांधीनगर जो प्रसिद्ध शहर है ये साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। सो ये हम लोगों ने इस स्लाइड्स में देखा लूनी और साबरमती नदी को। इसके ठीक नीचे माही नदी है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नर्मदा और ताप्ती होते हुए अपने अगले स्लाइड्स में। शुरू करते हैं माही नदी से। तो माही नदी जो आपको दिख रहा है लूनी, साबरमती और इसके ठीक बाद माही नदी, इसका उद्गम है विंध्याचल पर्वत। आप देख पा रहे होंगे माही नदी जो निकल रही है वो उद्गम इसका विंध्याचल पर्वत से हो रहा है। मध्य प्रदेश में है ये विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है, और ये मध्य प्रदेश फिर राजस्थान, गुजरात और खंबात की खाड़ी तक बहती है। विशेषता क्या है, इससे प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर आप वैश्विक ग्लोब देखेंगे तो उसमें कर्कनेट रेखा, मकर रेखा दिखाई देगी। इसका जो कर्क रेखा है इसको माही नदी 2 बार क्रॉस करती है, यानी माही नदी जिस रास्ते से बहती है इसमें 2 बार कर्क रेखा मिलता है। ये आपको दिख रहा होगा लाइन जिसे वो क्रॉस कर रही है।
सो विशेषता है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आते हैं हम लोग नर्मदा नदी के ऊपर। माही नदी के नीचे आपको नर्मदा नदी दिख रहा होगा और नर्मदा नदी जो है वो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ का जो पश्चिमी ढाल है मध्य प्रदेश में, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र नर्मदा नदी का है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर खंभात की खाड़ी। आप इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कह सकते हैं। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ज्वार नदी मुख यानी जिसको एस्चुअरी कहते हैं, इसका भी निर्माण करती है और विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के मध्य में ये बहती है। आप देख पा रहे हैं वहाँ पिक्चर में विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत, इसके ठीक बीच से निकल रही है नर्मदा नदी। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो एक ही स्थान से निकलती है यानी अमरकंटक से, लेकिन नर्मदा बहती है पश्चिम की ओर, जबकि सोन नदी हम लोगों ने कल गंगा नदी तंत्र में देखा था, सोन नदी बहती है अपोजिट पूरब की ओर। अब आपको ये बताना है फ्रेंड कि ये जो सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है वो गंगा नदी पे कहाँ आके मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने गंगा नदी पढ़ा हुआ है। प्रीवियस ही जो वीडियो था उसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो आप कमेंट में बताइएगा सोन नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी से जुड़े हुए फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग एक पिक्चर के जरिए समझते हैं भ्रंश घाटी क्या होता है। आपको ऊपर एक डेल्टा के चित्र को दिखाया गया है और एस्चुअरी के चित्र को दिखाया गया है, और नीचे जो चित्र है यही होता है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का मतलब होता है 2 घाटियों के बीच का दर्रा जो टूटा हुआ हिस्सा होता है। ये आप देख पा रहे हैं 2 घाटी के बीच का जो दर्रा है, जो स्थान है, यही कहलाता है भ्रंश, और इस घाटी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। डेल्टा क्या होता है, ये ऊपर के पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, नदी गया और मालवे का निक्षेपण करके बह गया। एस्चुअरी क्या होता है, ये ऊपर में आपके राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सो इन पिक्चर्स का मदद हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि इस पिक्चर की मदद से हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। पश्चिम में क्यों नदियाँ बहने लगती हैं, इसका रीजन यही भ्रंश घाटी होता है। भ्रंश घाटी होने के कारण कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहने लगती है। सो ये वो पिक्चर थे फ्रेंड जो आपको समझाने के लिए लाया गया था। आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। डेल्टा, एस्चुअरी और भ्रंश घाटी, इस तीनों में अब आप आसानी से अंतर बता पाएंगे और इन तीनों को आप समझ गए होंगे। सो हम लोग पढ़े अपने अगले स्लाइड्स पे और जाने अन्य नदियों के बारे में। साथ ही साथ हम लोग अपने जो टेस्ट हम लोगों का है, हम लोग का जो प्रिपरेशन हुआ है किस स्तर का हुआ है, इसको भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आपको बस हमारे चैनल से बना रहना है और आपके अंदर जितनी भी जो जटिल विषय दिखती है उसको बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग भ्रंश घाटी वगैरह को समझ रहे हैं, 3D इमेजेज का मदद लिया जाएगा, ग्राफिक्स का मदद लिया जाएगा और चीज़ों को आपको स्पष्ट रूप से समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। सो हम लोग अब अपने अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट नदियों को जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कर रहे हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ 2 तरफ गिरती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी की नदियों को हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग कर रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को, जिसमें हम लोग लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, यहाँ तक के नदियों को कवर किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ताप्ती नदी को देखेंगे। फिलहाल नर्मदा नदी से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिएगा। विंध्याचल और सतपुरा के बीच से बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा भी कहते हैं। अमरकंटक से निकलती है 2 नदी एक साथ, नर्मदा और सोन, जिसमें नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है जबकि सोन नदी पूरब की ओर बहती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सोन नदी पूरब की ओर जो बहती है जो जाके कहाँ मिलती है। अगर आप जानते हैं तो इसको बता दीजिए, और अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है गंगा नदी तंत्र का, आप उसे देख लीजिए, या आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके भी देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट है BPSC 69वीं का, वहाँ से भी जा करके
वहाँ से भी जा कर के आप इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ में हम करेंगे कमेंट बॉक्स में जो आप उत्तर देंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आप नहीं जानते हैं तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ भी लेंगे। साथ ही साथ में आपको हर एक वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न भी मिलेंगे। आते हैं हम लोग आगे अपने अगले स्लाइड्स पे, जो तापी, मांडवी और जुआरी नदी के बारे में है। नर्मदा के ठीक नीचे आप देख पा रहे होंगे ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। बहाव क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। फिर खंभात की खाड़ी, विशेषता है कि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है और सूरत जो प्रसिद्ध शहर है, यह ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। सूरत जो कि प्रसिद्ध शहर है, ये ताप्ती नदी के तट पर ही स्थित है। ताप्ती नदी के नीचे आपको दिख रहा होगा मांडवी नदी, जिसका उद्गम है कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से। पश्चिमी घाट में कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से मांडवी का उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र है कर्नाटक, गोवा और फिर अरब सागर। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी तट पर है। कर्नाटक गोवा अरब सागर पर कर्नाटक गोवा से होते हुए अरब सागर तक जाती है। तो ये रहा आपको मांडवी नदी के बारे में। अब आगे आते हैं हम लोग जुआरी नदी। गोवा और फिर अरब सागर में गिर जाती है। जुआरी नदी आपको ऊपर दिख रहा होगा, जो आपको मांडवी के नीचे शरावती के ऊपर जुआरी नदी दिख रहा है, जो गोवा अरब सागर में गिर जाती है। आते हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और समझते हैं बाकी बचे नदियों को, जिसमें शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुजा शामिल है। यहाँ तक आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है और जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पे भी अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी, स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही वे में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इससे रिगार्डिंग चीज़ों को समझ सकते हैं। आते हैं आगे अब शरावती और गंगावेली जो आपको दिख रहा है, ये दोनों कर्नाटक की नदी है और ये भी अरब सागर में गिरती है। इसके नीचे है पेरियार नदी जो कि केरल की नदी है और ये अरब सागर में गिरती है। और सबसे नीचे है भरतपुजा नदी जो तमिलनाडु और केरल में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। सो ये थे अरब सागर में गिरने वाले नदियों के नाम। हम लोग इसमें कवर किए प्रायद्वीपीय भारत के नदियों को, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोगों ने कवर किया है पेरियार भरतपुजा तक, यानी कि दो भागों में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, पूरब और पश्चिम की ओर गिरने वाली जो नदियाँ हैं। तो हम लोगों ने इसे कवर किया है डिटेल्स में। आशा है ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जो ज्योग्राफी में स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम या नदी व्यवस्था से जुड़े जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और करते रहिए अपने प्रिपरेशन को सेलिब्रेट। थैंक यू।